गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा उप विषय रहेगा, आपकी जो पूर्व पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, या आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तक है आपकी, इसमें पूर्व पाठ्य पुस्तक जिसके ये पूर्व पाठ्य पुस्तक के नाम से जानी जाती है भारत की खोज। तो इस भारत की खोज में से ही हम जो प्रथम अध्याय है अहमदनगर का किला, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि ये भारत की खोज किस संदर्भ में लिखी गई है, किसने लिखी है और क्यों लिखी है। ठीक है, तो ये जो भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, इंग्लिश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जानते हैं। और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश की आजादी, उन्होंने जो संघर्ष, नेहरू जी और उनके जो सहयोगी गण थे जो संघर्ष कर रहे थे देश की आजादी के संदर्भ में, तो उस विषय में इन्होंने देश में जो गतिविधियां उस समय चल रही थी, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, धार्मिक रूप में हो, राजनीतिक रूप में हो, या फिर सांस्कृतिक रूप में हो, तो उन सभी प्रकार की गतिविधियों को नेहरू जी ने उस समय भोगा था। नेहरू जी ने प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखा था और महसूस किया था। उस समय की सभी गतिविधियों को नेहरू जी ने संजोग कर इस बार जो ये भारत की खोज है, इस भारत की खोज में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी बातें इसमें आएंगी, बहुत सारी ऐसी जानकारियां, बारीकी जानकारी आपको इतिहास से संबंधित मिलेंगी जो आपके एसएस में भी काम आएगा और जो आपका जीके में को भी बढ़ाएगा। ठीक है, तो अहमदनगर का किला, इसमें जैसे हड़प्पा संस्कृति है, मोहनजोदड़ो है, इस प्रकार की जो संस्कृतियां रही हैं, जो ये सभ्यताएं थी हमारे देश की, ये सभी कुछ इस अध्याय में बताया गया है, यानी कि इस अध्याय से संबंधित है इस पूरी पुस्तक में भारत की खोज में। ठीक है, तो सर्वप्रथम अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला है, अहमदनगर का किला, अहमदनगर के किले के संदर्भ में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। अहमदनगर किले में जो 13 अप्रैल 1944 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देश के प्रति अपनी, नेहरू जी ने एक विचारों की अभिव्यक्ति की, यानी कि विचार अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। कब? 13 अप्रैल 1944 को नेहरू जी ने देश के प्रति। और इसमें उन्होंने क्या बताया कि ये जो उनकी जेल यात्रा थी, ये 9वीं जेल यात्रा थी और 20 महीने से भी अधिक समय से वे यहाँ बंदी रहे थे। अहमदनगर के किले में लगभग कितने महीने से भी ज्यादा बंदी रहे वो? 20। और जिस दिन वे यहाँ आए उस दिन शुक्ल पक्ष का दूज का चांद आकाश में दिखाई दे रहा था और उन्हें ऐसा लगा कि जब दूज का चांद आकाश में दिखाई देता है तो उसे 1 महीना पूरा होने की सूचना प्राप्त होती है। और साथ ही यह एहसास लगता है कि नेहरू जी का स्थायी साथी यही है। अगर जो परमानेंट साथी है नेहरू जी का, वो कौन है? जो दूज का चांद जब उन्हें दिखाई देता है, यानी कि जो चांद है वो जब भी नेहरू जी उनकी ओर देखते हैं तो उसे ही नेहरू जी अपना स्थायी, यानी कि परमानेंट बेस्ट फ्रेंड, एक तरह से हर वक्त चलने वाला, हर वक्त साथ देने वाला साथी मानते हैं। तो इस तरह से चांद लेखक है तो इस बात का भी संदेश वाक रहा कि अंधेरे के बाद उजाला भी अवश्य आता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कठिनाइयों के बाद सुख के दिन भी अवश्य आते हैं। ये जो पाठ का सार है, इस पाठ के सार में ये जो पाठ का सार है अहमदनगर का किला, अहमदनगर का किला, इस अहमदनगर के किले में यही बातें जानेंगे कि नेहरू जी ने
देश के प्रति क्या तो संदेश दिया है अपनी विचारों के माध्यम से। नेहरू जी की ये कौन सी जेल यात्रा थी, और उन्होंने ये कैसे अंदाजा लगा लेते थे कि आज अमावस्या या पूर्णिमा है, तो ये सभी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अहमदनगर का किला, 13 अप्रैल 1944। पेन पेंसिल साथ में रखना भाई, पेन पेंसिल साथ में रखना। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। कौन कहता है ये बातें? नेहरू जी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में जेल मिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अंधियारे क्या होता है? अंधियारे होता है अंधेरा या अंधकार। जेल मिलाता, जेल मिलाते का मतलब होता है जगमगाते हुआ। दूज, दूज क्या होता है? शुक्ल पक्ष का जो दूसरे दिन का चांद होता है उसे दूज का चांद बोलते हैं। शुक्ल पक्ष का जो दूसरे दिन का चांद होता है उसे क्या बोलते हैं? दूज का चांद बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो महीना है, चाहे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, कोई भी महीना है, उसको 2 पक्षों में बांटा जाता है, और एक पक्ष में 15 दिन आते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? जो चंद्रमा है, चंद्रमा प्रतिदिन घटता जाता है, और जिस दिन कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है, तो 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो ये क्या होता है? जब दिखाई नहीं देता, इसको हम अमावस के नाम से जानते हैं, अमावस के नाम से। ठीक है, और इसके बाद जब चंद्रमा, यानी कि ये अमावस का ये 15वां कृष्ण पक्ष के जब 15 दिन बीत जाते हैं, तो फिर जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू होता है, तो जो चांद का आकार है, चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, तो चांद का आकार पूरा दिखाई देता है, और चारों ओर रोशनी, उजाला ही उजाला दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, चारों रोशनी रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो शुक्र, ये क्या उस दिन को क्या बोलते हैं? उस दिन को पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा। अभी 27 तारीख के, अभी जैसे शुक्ल पक्ष चल रहा है, 27 तारीख के अभी पूर्णिमा आएगी। ठीक है, हनुमान जयंती के संदर्भ में आप शायद पता भी आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से ये जो शुक्ल पक्ष का जो दूसरा दिन होता है, शुक्ल पक्ष का जो दूसरा दिन होता है, 15 दिन हो गए शुक्ल पक्ष में, यानी कि जो दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन को ही दूज का चांद बोलते हैं। दूज का चांद किसको बोलते हैं? दूसरे दिन को। और स्वागत, स्वागत का मतलब होता है किसी की आवभगत करना। ठीक है, चलिए, शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है, तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। कारावास क्या होता है? जेल। कारावास क्या होता है? जेल। ठीक है, चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर क्या होता है? साथ साथ चलने वाला, साथ साथ चलने वाला। सह उपसर्ग है, सह उपसर्ग, और चर, चर का मतलब होता है घूमना, संस्कृत धातु है, संस्कृत शब्द है ये। चर का मतलब है घूमना, भ्रमण करना, यानी कि साथ साथ चलने वाला, साथी। ठीक है, वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। उजाला यानी कि प्रकाश। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये चित्र में दिया हुआ है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की, दोबारा से यात्रा की थी। अहमदनगर के किले का चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलिए, अगले पृष्ठ पे आ जाइएगा। अतीत का बार। अब इस अतीत के बारे में हम
कहता है पंडित नेहरू जी, ठीक है। यानी कि इससे पहले भी नेहरू जी जिधर भी जाते वहां पे उनकी देख रेख अच्छे से करना। चलिए, मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। अवशेष क्या होता है? जो बचे हुए पदार्थ होते हैं उनको अवशेष बोलते हैं, ठीक है। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियां देखी है। अतीत क्या होता है? पुराना। और दुर्भी संधियां क्या होती है? दुर्भी संधि होता है जो गलत इरादों द्वारा, जो दुश्मन के द्वारा जो गलत इरादे से की गई जो संधियां होती है उन्हें दुर्भी संधियां बोलते हैं। दुर्भी संधियां क्या होती है? दुश्मनों या गलत इरादों द्वारा की गई जो संधियां होती हैं, एग्रीमेंट जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दुर्भी संधियां बोलते हैं, ठीक है भाई। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है किले के किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। अब ये देख लीजिएगा आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पंक्ति है इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा कि खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले। गुंबद समझते होगे, ये ऊपर जो गोल गोल होते हैं, ये जो क्या नाम है, मस्जिद वगैरह वगैरह में ये जो लगाते हैं उन्हें गुंबद बोलते हैं, ठीक है। ऊंचाई से होती है और ज्यादातर ये क्या नाम है, सिख समाज में ज्यादातर होते हैं ये, जो इनके गुरुद्वारे होते हैं, ठीक है। चलिए, हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभवों का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। पैगंबर क्या होता है? पैगंबर होता है कि जो परमात्मा का जो दूत होता है उसको पैगंबर बोलते हैं। परमात्मा के दूत को क्या बोलते हैं? पैगंबर। और अख्तियार क्या होता है? अख्तियार, अख्तियार का मतलब होता है अधिकार, उर्दू शब्द है ये। बचा रहता है बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। विद्वतापूर्ण शैली क्या होती है? पांडित्य, यानी कि इंटेलिजेंसी स्टाइल से, ठीक है। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक अंक में पूछा जा सकता है कि गेटे ने इतिहास के बारे में क्या कहा था, ठीक है। तो आगे है अतीत का दबाव। इस अतीत के दबाव में मानस पटल पर अतीत का क्या प्रभाव पड़ता है? अपनी विरासत के विचार के बारे में विचार करना, विरासत के बारे में विचार करना और भारतीयों की विशेषता, ये सभी बातें इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत होता है अपनी ओर आकर्षित करना, मुग्ध करना, खींचना, ठीक है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है। दम घोटू क्या होता है? सांस रोक देना। दम घोटू का मतलब होता है सांस रोक देना। खास तौर पर
उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मसलन क्या होता है? मसलन का मतलब होता है उदाहरण। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं, मसलन का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिससे जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के साथ, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई भारतीय क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है। एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से क्या होती है? लागू होती है। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। अस्थियां क्या होती है? अस्थियां होती है हड्डियां। अस्थियां क्या होती है? हड्डियां। ठीक है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए हैं का मतलब समाये हुए हैं, उसमें विराजमान है, बैठे हुए। ठीक है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो ये जो अध्याय था ये आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है। इसमें ये पढ़ लेना आप अच्छे से। और इसमें क्या बताया हुआ है, लेखक ने टोटल अपनी जेल यात्रा के संदर्भ में बताया है कि जब लेखक ने अपनी 9वीं जेल यात्रा की, तो उस 9वीं जेल यात्रा में लेखक को उस 9वीं जेल यात्रा से लेखक को क्या अनुभव प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या क्या किन किन समस्याओं का सामना उन्होंने किया और किन किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने वहां पर क्या क्या काम किया। जैसे बागवानी करनी शुरू कर दी थी, दूज के चांद से उनकी मुलाकात हुई, यानी कि दूज के चांद से उन्हें पता चल जाता था, दिन का एहसास का पता चल जाता था। ठीक है। तो ये जो आपका अध्याय था अहमदनगर का किला, इसे पढ़ लेना भाई। इसमें से कुछ जो प्रश्नोत्तर निकलेंगे, जैसे अहमदनगर का किला पाठ कब और कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया है। अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर किले में बंदी रूप में रह रहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया था। नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा कर चुके थे? स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु या नेहरू जी की कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं जेल यात्रा थी। नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा है और उन्हें वह क्या सीख देता प्रतीत होता है। नेहरू जी जब जेल में रह रहे थे तो उन्हें उन्हें चांद को ही अपना साथी माना है, क्योंकि वह प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर उन्हें एक एक दिन का एहसास कराता था। कौन कराता था एक एक दिन का एहसास? चांद। और साथ ही यह सीख भी देता था कि अंधकार के बाद प्रकाश अर्थात दुख के बाद हमेशा सुख के दिन अवश्य आते हैं। इस चीज का भी उन्हें एहसास कराता था। किसको? चांद किसको एहसास कराता था इस चीज का? दुख के बाद सुख आते हैं, नेहरू जी को। आगे है, अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य करना आरंभ किया था? अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने बागवानी का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वे खाली बैठकर समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहते थे और उन्होंने पथरीली व कंकरीली जमीन को भी उपजाऊ बनाने का भरपूर प्रयास किया था। ठीक है। आगे है, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है? अहमदनगर के किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है? अहमदनगर के किले के साथ साहसी चांद बीबी की
घटना जुड़ी हुई है, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन बाद में उसके अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? चांद बीवी की। ठीक है। और उसने चांद बीवी ने क्या किया था? अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था अपने हाथ में तलवार उठाकर। बाद में उसके ही किसके? चांद बीवी के ही साथी ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। आगे है, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? उन्होंने जेल में खुदाई के दौरान जमीन में से प्राचीन दीवारों के अवशेष और कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से के टुकड़े हासिल किए थे, और इसके बाद उन्होंने अहमदनगर के किले के बारे में कई जानकारियां मिल गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी कि उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में पकड़ी। अर्थात बंदी होने के बावजूद भी अपनी लेखनी से लेख लिखकर भारत की जनता के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का नेहरू जी ने भरपूर प्रयास किया। ठीक है। आगे है, जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से क्या लिखना चाहते थे? नेहरू जी अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे कि भारत का इतिहास ऐसा रहा है। ठीक है। इसमें टोटल इस भारत की खोज भारत के इतिहास के संदर्भ में बताया हुआ है पूरा का पूरा। इसमें अकबर के जो विदेशी आक्रमण जो हुए हैं, ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, और क्या नाम है, जो बक्सर का युद्ध कब हुआ, ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, और हमारी जो संस्कृति है, ये जो हमारी धार्मिक विरासतें रही है, या फिर जो राजनीतिक तौर पे या धार्मिक तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे, ये सभी सभ्यताओं के बारे में, इन सभी जो हमारी संस्कृति और सभ्यता उसके संदर्भ में इस पूरी की पूरी पुस्तक में नेहरू जी ने भारत देश को अपने देश के अतीत के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। तो आगे है, विद्वान गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा? विद्वान गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में कहा कि इतिहास लेखन अतीत के बारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिला सकता है। ठीक है। अब आप में से अगर किसी को कुछ जानना है तो एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। इसमें से आपको जो अति महत्वपूर्ण मानते जो अतीत का दबाव है, जैसे अतीत का दबाव के बारे में नेहरू जी ने क्या कहना चाहते थे? नेहरू जी का मानना था कि मनुष्य का अतीत अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही रूपों में प्रभावित करता है। ठीक है। यदि अतीत बहुत प्राचीन और श्रेष्ठ होता है, लेकिन किसी कारणवश वर्तमान परिस्थितियां असंतोषजनक बन जाती है, तो हमें उन्हें क्या कर लेना चाहिए? सहन कर लेना चाहिए। भले ही हमारा जीवन कितना ही कठिनाइयों में क्यों ना हम व्यतीत कर रहे हो, लेकिन वो वर्तमान की परिस्थितियों को हमें सहन कर लेना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार जैसे जैसे इस समय वर्तमान में ये जो बीमारी चल रही है, ठीक है। आगे है, नेहरू जी की दृष्टि में विरासत के क्या मायने थे? नेहरू जी की दृष्टि में विरासत के मायने बहुत थे। मायने वे मूल्य थे जिन्हें वे अपने पूर्वजों द्वारा हजारों वर्षों से प्राप्त करते आ रहे थे, यानी कि जो हम नैतिक मूल्य जो हम अपने पूर्वजों से